बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की, वो बात की। ये चीज़ें सामने आई नहीं। जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से बात हुई, उन्होंने बताई नहीं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने किसी से इसके बारे में ज़्यादा तस्करा नहीं किया। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई है तो उन्होंने उसमें यह ताकीद भी की है कि ये बात आपने पब्लिक नहीं करनी। हाँ, एक चीज़ है कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में है, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा रहते हैं। वो बड़े हौसले के अंदर हैं और उसी तरह हिम्मत के साथ खड़े हैं, वैसे ही डट कर खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। बस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उनके इलाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और जो तफसीलात हैं वो आज सामने आ जाएंगी किसी भी वक्त। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के बाद सुन रहे होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। वहाँ पे सलमान सफदर साहब, वो बड़े मोहतात इंसान हैं, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। इमरान खान साहब ने बिला वजह उन्हें नहीं चुना अपने केसेस के लिए। पूरे पाकिस्तान में से जिन वकला को उन्होंने चुना, उनमें से एक सलमान सफदर साहब हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदमी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे केसेस लड़ते हैं, और इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में केसेस लड़े हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात इन्होंने जीते हैं, और इनका दावा है कि अगर मुकदमात सुन लिए जाएं, अदालतों के अंदर मामलात लगें, ओपन कोर्ट्स के अंदर, तो ये बाकी मुकदमात को भी उड़ा के रख देंगे। बहरहाल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, प्रोफेशनल वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद फिर सूरत मजीद सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। क्योंकि 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी, नहीं कुछ टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयों में, और बाकी फिर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात। अब ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। जो सोर्सेज कुछ चीज़ें क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन सेल तक रसाई नहीं दी गई, और जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को दिए हैं, शायद वो सारा कुछ वहां पे नहीं हुआ जो वो उम्मीद करके गए थे। बहरहाल अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जो मीडिया के लोग हैं, या कोई दानिश्वर बने हुए हैं, या कोई इस किस्म के जो लोग हैं, वो अब एक अलग तरह का बयानिया चलाना शुरू हो गया। उन्हें डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक्चुअली डील किया हुआ है, नवाज शरीफ को उन्होंने देखा हुआ है, तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि शायद यहां पे भी कोई डील होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो बेचारे बार बार के डसे हुए हैं। तो अब वो खबरें चला रहे हैं, जनाब ये तो कोई डील बनना शुरू हो गई है। कोई बयानिया इस तरह का बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को निकालकर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, या कोई अस्पताल में शिफ्टिंग की बातचीत हो रही है, या कोई इमरान खान साहब को मुल्क से निकालकर बाहर कहते हैं जी भिजवा देंगे। वो इस किस्म की बातें वो अब फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हार गई, इमरान खान जीत गया। मामला यह है कि इमरान खान साहब तो जाली मुकदमात में जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को पता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी के बारे में। आज तक दुनिया के किसी आलमी इदारे ने यह बात नहीं की कि ये मुकदमा जाली है। इमरान खान के बारे में तो आलमी सतह पर कहा गया कि मुकदमा जाली है, झूठे, फ्रॉड करके आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, और 300 मुकदमा बना दिए इन दोनों के ऊपर। नवाज शरीफ और जरदारी में तो एक एक मुकदमा बनता था, काफी होता था, क्योंकि सही मुकदमा हो तो एक ही बात होता है, और अगर सही ना हो तो 300 भी कम पड़ जाते, जैसे इमरान खान के मामले में हुआ। अब देखें, ये तो फिर इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट झुक गई और एस्टेब्लिशमेंट एक कंप्रोमाइज करने पे आ गई इमरान खान के साथ, तो ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी जीत हो गई। क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने यह कहा था, और आर्मी चीफ ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहते रहे हैं, मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा, ये सारा कुछ तो उनकी ख्वाहिश है। और डीजी आईएसपीआर ये पब्लिक में कहते रहे हैं कि सिद्ध दिल से माफी मांगे बगैर कुछ फायदा नहीं है। और ये बातें जो है वो हुकूमत भी कहती रही है। ये सारे टाउट सहाफी भी दिन रात यही कहते रहे हैं कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है या अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है उनकी आंख में खराबी की वजह से, तो माफी की तरह फिर मंगवा ली, माफी हो गया शौक पूरा। यानी या तो फिर आप इमरान खान से माफी मंगवाएं ना, जीत तो फिर आपकी इस बात में है, और इमरान खान को आप शिकस्त तो वहां देंगे जब आपने माफी का मुतालबा किया, जनाब हमने माफी मंगवानी है 9 मई पे। तो या तो इमरान खान साहब से माफी मंगवाए, लगा लिया आपने अपना पूरा जोर, मंगवा लिया आपने इमरान खान साहब से माफी। अब माफी मंगवाने के बाद आप क्या ये सारा कुछ करने वाले हैं? तो ये बयानिया बिकना नहीं है। वजह यह है कि इस बयानिया का कोई सर पैर नहीं है, और डर में यह लग रहा है कि इमरान खान कहीं बाहर आ गया, या आलमी दबाव अगर बढ़ता चला गया और इमरान खान को इंसाफ देना पड़ गया, तो फिर हमारी सियासत कहां जाएगी। फिलहाल सत्ते खैरा है इनको, मामला इनका एक फंसा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा आ गया था, अभी यूएन वाले आ गए तो प्रेशर इनके ऊपर पड़ गया, उसकी वजह से थोड़ा मुलाकात वगैरह इन्होंने करवाई है। फिर इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, ये जानते हैं कि इतना बड़ा लीडर है, अगर कोई इशू हो गया तो कल को हमारे लिए सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो उनकी बहन बिला वजह नहीं कहती कि आंख किसी की भी नहीं बचेगी। वो जब खुदा ना खास्ता कभी कोई कौम ने फैसला ले लिया ना, तो ये अपनी आंखें बचाते फिरेंगे, इन्हें नजर ही कुछ नहीं आना उस वक्त। और एक चीज और है ना, देखिए
यूएन का प्रेशर है, उसके अलावा एक जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के पास, वो रिव्यू का मामला उसका चल रहा है आजकल। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे एक रिव्यू का मामला चल रहा है और यूरोपीय यूनियन बड़े हसास हैं इंसानी हकूक के मामलात को लेकर, और जो कुछ इमरान खान के साथ और उनकी फैमिली के साथ हो रहा है वो इसके ऊपर भी नजर उनकी है। तो यहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर को टैकल करने के लिए थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं 4 कदम। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त किसी किस्म की डील मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को सूट करती है। और आसिम मुनीर साहब इतने, मुझे वो उनकी ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ देने की कोई जरूरत करेंगे कि मैं इमरान खान को इंसाफ दे देता हूं, इमरान खान बाहर आ जाए अदलिया से इंसाफ लेकर। इसके लिए बड़ी जरूरत और बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब ने तो खुद इस्तिस्ना ले लिया है, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि वो कितने बहादुर हैं। इस्तिस्ना लेने वाला आदमी को बहादुर तो नहीं होता ना, वो तो कानून को फेस करता है बहादुर आदमी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसने इस्तिस्ना ही ले लिया कि जनाब मुझे कोई मेरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कहे, मैं घर चला जाऊं फिर भी मुझे कोई कुछ ना कहे। तो यहां से उनकी बहादुरी का आइडिया हो गया। ये इमरान खान को ऐसे नहीं, हाँ इमरान खान साहब ने यह जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखें साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है, यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलों मिलों की खबरें बना रहे हैं ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मरतबा इंजेक्शन देना है। जेल के अंदर इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, आंख का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को इस बात का पता होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और ये कोई 4 दिन का ही टाइम होता है बीच में दूसरा इंजेक्शन लगने में, यानी ये ऊपर नीचे ज्यादा इसमें डिले नहीं कर सकते। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की जो रेंज है वो 2-3 दिन की है कि 28 दिन के बाद या 4 हफ्ते के बाद वो इंजेक्शन दोबारा लगना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 हफ्ते के बाद लगा दें, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप 3 हफ्ते के बाद लगा दें, वो भी नहीं। वो आपको एग्जैक्टली उसी टाइम के बीच में इंजेक्शन लगाना होता है। अब वो इंजेक्शन तो इन्हें लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इमरान खान साहब को। कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो अपनी डॉक्टर्स की टीम है उन तक अगर रसाई इमरान खान साहब की हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आज कुछ स्टेटमेंट वगैरह जब आएंगे तो हमें पता चलेगा। ये मामला अभी हम यहां रोक देते हैं क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अभी आने वाली है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। नाजरीन, ये जो राणा सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ ना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, वही अमीर मुकाम साहब के साथ भी हो गया। राणा सनाउल्लाह साहब आए, लोगों ने वहां पे शटअप की आवाजें दी, शेम के नारे लगाए और हाल खाली करके चले गए वहां से। राणा साहब को बहुत बड़ी तौहीन हुई राणा साहब की। अब अमीर मुकाम साहब जो हैं वो गए लैपटॉप बांटने के लिए। लैपटॉप लेकर एक बंदा जाए तो लोग चले बात सुन ही लेते हैं, लेकिन वो लैपटॉप बांटने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में गए वहां पे गेम होगी उनके साथ। वहां तलबा बहुत बड़ी तादाद में थे, वो हॉल के अंदर भी हॉल के बाहर भी उन्होंने कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए। अमीर मुकाम साहब का सारा प्रोग्राम जो है वो वहां पे तबाह हो गया और शो जो है उनका पिट गया, फिर उन्हें वहां से निकलना पड़ा। तो ये अब जिस जगह भी जा रहे हैं इनके साथ ये हालात होते हैं। हाँ, पंजाब में ये पुलिस के जरिए से, अपने बंदों के जरिए से, सरकारी अमले के जरिए से किसी ना किसी तरह चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और इक्का दुक्का तस्वीरें या वीडियोस ऐसी बना लेते हैं जिनके बलबूते पे ये जाली दावे करते हैं कि हम मकबूल हैं। इनके पल्ले कख नहीं है। ये जहां पे भी आवाम में जाएंगे ना, बगैर अनाउंस किए और बगैर प्लानिंग के, इनके साथ यही होगा। नाज़रीन, अब वो जो एक स्कैंडल आया हुआ है उस स्कैंडल में आपके सामने रखता हूं कि ये सोलर वाला स्कैंडल है क्या, और ये नेट मीटरिंग और ये नेट बिलिंग ये है क्या। जरा मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हुकूमत और हुकूमत से जुड़े हुए इदारे ये बिजली बनाते हैं और अवाम को बेचते हैं। सादा चीज ये होती थी हमेशा से। अब हुकूमत ने एक ऑप्शन दी पाकिस्तान के शहरियों को कि आप भी हमारे साथ मिलकर बिजली बनाएं।
हर शहरी को हम ये इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने घर की छत के ऊपर सोलर लगाए। सारा दिन उस सोलर से जो बिजली बनेगी, वो बिजली अगर उसके इस्तेमाल से ज्यादा है तो वो बिजली हम एक ऐसा मीटर लगा देंगे कि नेट मीटर, उस मीटर के जरिए से सरकार के पास चली जाया करेगी और सरकार वो बिजली मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेगी। और इस तरह जब उस आदमी का सोलर रात के वक्त बिजली नहीं बना रहा होगा तो वो सरकार से बिजली ले लिया करेगा। तो उस मीटर में से जितनी बिजली इधर जाएगी और उधर जाएगी, यानी जितनी बिजली वो बनाकर बेचेगा सरकार को और जितनी बिजली सरकार उसको बेचेगी वापस, वो इक्वल रहा करेगी। ये इन्होंने एक कानून बनाकर दिया, लोगों ने लगा लिया बेशुमार सोलर। अब लोगों ने इतने सोलर लगा लिए कि लगभग 4.5 लाख घरों के ऊपर ये सोलर लग गए। ये बहुत बड़ी तादाद है, लोगों ने ये मीटर लगवा लिए। जो बिजली बन रही है वो 5,500 से 6,000 मेगावाट तक बिजली बन रही थी। बहुत बड़ी मिकदार है, थोड़ी नहीं है। ये इतनी बिजली बनाकर लोग सरकार को बेच रहे थे और सरकार उसके बदले में लोगों को बिजली दे रही थी, बिजली के बदले में। अब ये होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 500 यूनिट बिजली बनाई है और 600 यूनिट उसका इस्तेमाल है, तो 500 यूनिट तो उसने बनाकर दे दी सरकार को, 600 उसने इस्तेमाल कर ली सरकार से लेकर। अब जो बिजली उसने इस्तेमाल की उसमें 100 यूनिट के उसने पैसे देने थे, बाकी 500 के साथ बराबर हो गया। यानी ये यूनिट के साथ यूनिट का मुवाजना करके बराबर कर देते थे। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सोलर वाली ये पॉलिसी मुतारफ करवाई, उन दिनों में ये खबरें आ रही थी, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज और नवाज शरीफ का बेटा हुसैन नवाज, ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर सोलर इकट्ठे कर लिए और ये अब सोलर फरोख्त करने के लिए सरकार सोलर के लिए पॉलिसीज लेकर आ रही है। ये पॉलिसी भी उन पॉलिसीज में से एक थी 2024 में। फिर इन्होंने कहा था जनाब हम बेशुमार लोगों को मुफ्त सोलर लगा के देंगे, वो भी एक पॉलिसी आई और सोलर की कीमत भी फिर लोगों ने मुनाफा कमाया टका के। अब आप समझ गए सारी बात, यानी यह है तो सरमायादार है ना, इनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने सोलर इंपोर्ट किए बहुत बड़े पैमाने पे अपने फ्रंटमैनों के जरिए से, और वो जो सोलर है वो फिर इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने बेच के पैसा बना लिया, चाहे वो सरकार को बेचे चाहे वो दूसरी पॉलिसी के जरिए बेचे। अब हुआ ये कि जितना यूनिट मैं बनाता था अपने घर में वो मैं बेचता था सरकार को, और सरकार उतनी बिजली अगर मुझे वापस करती थी तो बराबर हो जाता था, और अगर मैं ज्यादा इस्तेमाल करता था तो इजाफी बिजली के मैं पैसे दे देता था फी यूनिट के हिसाब से। लेकिन अब इन्होंने ये कानून तब्दील कर दिया। पहले जो यूनिट की प्राइस इन्होंने रखी थी 26 रुपए रखी थी, 26 का लो 26 का दो। अब क्योंकि यूनिट की प्राइस बढ़ गई है 40 रुपए के आसपास, एवरेज लगा रहा हूं मैं, ये 50 रुपए का भी है, 52 रुपए का भी है, 65 रुपए का भी है, थोड़ा कम का भी है, तो एवरेज लगा लेते हैं कि 40 रुपए का फर्ज करें यूनिट है। एक आम आदमी को पड़ता है 400-500-600 जो यूनिट इस्तेमाल करने वाला, 400 300 400 500 आप इतना लगा लें। इसमें टैक्सेस भी बहुत सारे हैं, ये लंबा काम है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ये पहले मिसाल के तौर पे अब अगर आप गवर्नमेंट को 2 यूनिट बनाकर देंगे ना तो आपको 1 यूनिट वापस मिलेगा उन पैसों में। यानी इन्होंने कानून तब्दील कर दिया। जो पहले वाले सार्फिन है उनके लिए, जिनका पहले से मुआहदा हुआ है, उनके मुआहदे में ये तब्दीली कर दी कि अगर आप हमें 2 यूनिट बिजली बनाकर देंगे तो हम आपको उसके बदले में 1 यूनिट बिजली वापस करेंगे और 18% का सेल टैक्स भी लेंगे। जो नए सार्फिन चाह रहे हैं नेट मीटरिंग में आने के लिए, उनको नेट बिलिंग का भी इन्होंने नाम दिया है, उनके लिए इन्होंने ये कार्रवाई डाल दी है कि वो 4 से 5 यूनिट सरकार को बना के देंगे और उसके बाद सरकार को टैक्स भी देंगे और फिर उसके बदले में सरकार उन्हें 1 यूनिट देगी। अंदाजा करें आप, 10 से 11 रुपए का 1 यूनिट वो इनसे लेगी और इनको बेचेगी कितने का, 40 रुपए का, 50 रुपए का। यानी 4 से 5 यूनिट आप बना के देंगे सरकार को और सरकार उसके बदले में आपको वापस करेगी 1 यूनिट। ये सरकार आपके साथ करी। अब ये पाकिस्तानियों के साथ सरकार ने यह सलूक किया है। पहले लोगों को लगाओ सोलर, जब सबने लगा दिए तो उसके बाद पॉलिसी बदल दी, डालो इनके ऊपर बोझ। भाई या तो आप कल गलत थे, अगर आप कल गलत थे तो जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा दी जाए, या तो आप आज गलत हैं और अगर आप आज गलत हैं तो आप गलत पॉलिसी क्यों लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं हमने अमीरों को नेट के अंदर लाना है, उनको काबू करना है। तो भाई पहले आपको होश नहीं थी 2024 में जब आप ये कर रहे थे, लोगों के पैसे लगवा रहे थे। पहले सोलर पे मुनाफा कमा लिया, पैसा कमा लिया, ताजरों ने अन्य वाह पैसा कमाया इन्होंने मिलकर, इनके फ्रंटमैनों ने, और उसके बाद जब सबने लगा लिए तो आप पॉलिसी तब्दील कर दी, जनाब अब इनकी जेबें दूसरी तरह से टटोलो। देखिए आम आदमी के साथ ये क्या कर रहे हैं, आम आदमी से खरीदते हैं 5 यूनिट और उसको देते हैं 1 यूनिट। यानी आम आदमी से 1 यूनिट की कीमत में 4 से 5 यूनिट ये ले रहे हैं, 1 यूनिट की कीमत में 4 से 5 यूनिट आम आदमी से ले रहे हैं। और आईपीपी से क्या ले रहे हैं, 3 यूनिट की कीमत में 1 यूनिट ले रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस साल हमने कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से जो इजाफी अदायगियां की हैं, यानी जो बिजली हमने इस्तेमाल ही नहीं की उसका हमने
1929 अरब रुपए का बिल दिया है। यानी जो टोटल आईपीपीज ने बिजली पैदा की, जो हमने टोटल आईपीपीज को बिल दिया है, वो 3127 अरब रुपए दिया है। 3127 अरब रुपए। इसमें से जो बिजली की कीमत है वो 1198 अरब रुपए है, और जो बाकी हमने इजाफी पैसे दिए हैं, यानी हमने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, 3 यूनिट के पैसे दिए। सरकार कर क्या रही है ना, अपने चहीते आईपीपीज के साथ मुआहिदा तब्दील नहीं कर रही, आम आदमी के साथ मुआहिदा तब्दील कर रही है। आईपीपीज 1 यूनिट देता है, 3 यूनिट के पैसे लेता है। पाकिस्तानी 1 यूनिट की कीमत के अंदर 4 से 5 यूनिट देता है। यह इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं, आईपीपीज को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहां सलमान शहबाज भी है। आईपीपीज को नहीं छेड़ेंगे, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के भी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। आईपीपीज को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वहां ताकतवर अपना सारा माफिया बैठा हुआ है, कमीशन खाए हुए हैं वहां पे। आईपीपीज को 1 यूनिट के बदले में 3 यूनिट का पैसा देंगे, 1 यूनिट के बदले में 3 यूनिट का पैसा देंगे आईपीपीज को। और पाकिस्तानियों को, यानी 1 यूनिट की कीमत में पाकिस्तानियों से 4 से 5 यूनिट ले लेंगे। कितना फर्क है और कितना जुल्म है जो पाकिस्तान के साथ ये लोग कर रहे हैं। बस कर रहे हैं, जो इनका दिल करता है वो ये करते हैं, इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं है। माफिया ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के जो जितने भी ताकतवर लोग हैं, जज इस बात पे खुश हैं कि हमारी मौज लगी हुई है, जर्नल इस बात पे खुश हैं हमें एक्सटेंशन मिल रही हैं, सहाफी इस बात पे खुश हैं हमें इश्तिहार मिल रहे हैं, सेठ अपनी जगह पे खुश हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई इंसाफ करने वाला पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। और अब नाज़रीन एक और चीज को ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक खबर देता हूं, ये इंटरनेशनली अल जजीरा ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है, और उन्होंने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट छापी है कि आलमी सतह पर ममनू थर्मल और थर्मोबेरिक हथियारों का इस्तेमाल किया इसराइल ने। इससे जो हथियार जब ये फटता है तो एक मखसूस एरिया में जो दर्जा हरारत है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी इंसान की बॉडी हवा में तहलील हो जाती है, बुखारात बन के खत्म हो जाती है। और लगभग 3000 फलस्तीनियों के साथ ये हुआ है, और अभी भी वहां पे कत्लेआम जारी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों को लॉन्च कर दिया, उनसे बयानिया बनवाया जा रहा है कि नेतन्याहू से मुलाकात या उनके साथ बैठने को या एक प्लेटफॉर्म शेयर करने को एक रूटीन का मामला जाहिर किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ की शिरकत लाजमी है। और सबसे पहली हामी जिस मुल्क ने भरी है जाने के लिए, जिस वजीर आजम ने, वो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का वजीर आजम। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा तो है नहीं, ये तो जनाब फलस्तीन के हवाले से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेतन्याहू का आना, जिन्हें आलमी सतह पर जंगी मुजरिम कहा जाता है, अब ये बड़ा सीरियस इशू है। और दूसरी बात आप एक और देखें ना, आप स्टेज शेयर करने जा रहे हैं नेतन्याहू के साथ, जबकि यूरोप के अखबारात में और उनका मीडिया इस बात के ऊपर वाबिला कर रहा है कि वो अमेरिका जाते हुए यूनान की और फ्रांस की और इटली की फिजाई हुदूद कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप में इस बात का रोला पड़ा हुआ है कि ये नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, इसने जंगी जराइम किए हुए हैं, ये हमारी फिजाई हुदूद कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वहां पे मीडिया ने ये रोला डाला हुआ है अवाम ने, और यह पाकिस्तानी वजीर आजम भाग के उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर टाउट एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की दिली ख्वाहिश है इसराइल के साथ ताल्लुकात तो करें आप नॉर्मलाइज, यार क्या फर्क पड़ता है। आप करें, आपने इतना गंद मारा पाकिस्तानियों को नहीं, आपने पूछा तो आप किसी और को क्या पूछेंगे। आप करें जो आपका दिल करता है, लेकिन खुलकर करें, कौम को चूरन ना बेचें, बेवकूफ ना समझें, कौम को बेवकूफ मत बनाएं। आप ये ना कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, ताहिर शरीफ को छोड़ के जनाब फलस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी आवाज शहबाज शरीफ है दुनिया में, ये चूरन आप ना बेचें कौम को। ये ना कहें कि आप जनाब जेरूशलम के लिए खड़े हैं, या आप फलस्तीनियों के लिए खड़े हैं, या आप उम्मत मुस्लिमा के लिए, ये ना करें। आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, सीधी सीधी बात करें कि जनाब हमारा इसमें फायदा है, हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या हम बोर्ड ऑफ पीस का इसलिए हिस्सा बने कि हम प्रेशर नहीं ले सकते, या हम अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं, हम अमेरिका का सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, और जैसे अमेरिका कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। तो आप खुलकर कहिए बात, आपको किसने क्या कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इससे। हाँ, एक बात है कि एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो जाएगी, और फ्यूचर में आप इसको भुगतेंगे। मुझे ऐसा लगता है, पाकिस्तान के हालात को देखकर तो लगता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।